संयुक्त रूप से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो हम लोगों ने लगभग 87 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उन ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके कार्य करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो हमारा संगठन है और हमारे संगठन के द्वारा जो कई ऑफशूट संगठनों का निर्माण किया गया है, उसको इकट्ठा करके काम करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक बना है। भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन। ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। जैसे हमने कई बार भारत बंद किया, भारत बंद ये एक आंदोलन का ही प्रकार है जिसमें हम सारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको जागृत करने का, उनको संगठित करने का और उन संगठित लोगों के द्वारा एक्शन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया गया है। आंदोलन करने के लिए बनाया गया है मैदान में, क्योंकि जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोग विधानसभा में और लोकसभा में जुड़कर जाते हैं, वो वहां हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नहीं करते। कुछ करने की तो छोड़ो, बोलते भी नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारे दुश्मन है, जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए रुकावट डालते हैं, उन लोगों को निपटने के लिए, सड़कों पर निपटने के लिए, क्योंकि जो लोग हमारी समस्याओं का विधानसभा में और लोकसभा में समाधान होने नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों को हम सड़कों पर निपटेंगे। समझते हो? निपटेंगे। शायद बंगाली लोगों को थोड़ा हमारा हिंदी समझने के लिए दिक्कत आ रही है। निपटेंगे, समझते हो ना? हाँ, निपटेंगे, क्योंकि वो वहां हमारे लोगों को बोलने नहीं देते। सड़कों पर तो हम ही हैं। सड़कों पर तो वो दिखाई नहीं देंगे, टिकेंगे नहीं। आपको थोड़ा सा सड़कों पर निपटने का एक हिस्टोरिकल उदाहरण बताता हूँ। हमारे भीमा कोरेगांव में हमारे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवाओं को मारा, निपटाया था ना? याद है ना? और वो ऐसे निपटाया था कि अंग्रेज लोग भी याद करते। ऐसा तो कोई दुनिया में उदाहरण नहीं, जैसे 500 लोगों ने इतने लोगों को निपटाया। तो जो कर्नल था, जो लीड कर रहा था, वो हमारे लोगों को कह रहा था, अरे वो 28,000 है, हम लोग निपट जाएंगे, ऐसा करते हैं, सरेंडर करते हैं। अंग्रेज का कर्नल जो है वो कह रहा था कि वो 28,000 है, वो हम लोगों को निपटा देंगे, सरेंडर करते हैं। हमारे लोगों ने कहा नहीं, हमारा जीवन इन लोगों ने नरक बनाया है, ये सारी जिंदगी में कोई मजा नहीं आ रहा है, बेहतर है लड़ते लड़ते मर जाए। तो हमारे 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को निपटाया। निपटने की बात नहीं आपको समझा, अभी हम लोग निपटने की बात आपको समझा रहे हैं, इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने भी सड़कों पर निपटाया, मैं भी सड़कों पर ही निपटाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो आमने सामने नहीं आते कभी।
कभी आमने सामने नहीं आते। क्यों? उनको डर है कि सर दोबारा बीमा कोरेगांव ना हो जाए, तो डर है कि दूसरा बीमा कोरेगांव ना हो जाए, तो आमने सामने नहीं आते। वो क्या करते हैं? वो SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ा देते, मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ा देते, वो अपना घर में आराम करते हैं। वो आमने सामने लड़ने के लिए आते नहीं है। ये मैं इतिहास के उदाहरणों के आधार पर बता रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग उनको सड़कों पर निपटेंगे। ये निपटने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा बना। जब इनको निपटेंगे तब ना भारत मुक्त होगा, ऐसे थोड़ी मुक्त होगा। कोई तस्तरी में परोस कर थोड़ी देगा हमें भारत को। ऐ शेड्यूल कास्ट के लोग, ऐ शेड्यूल ट्राइब के लोग, ऐ बैकवर्ड क्लास के लोग, ऐ माइनॉरिटी के लोग, हम आपको ये भारत तस्तरी में परोस कर देना चाहते हैं, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। ये लड़का हासिल करना होगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। और इसलिए इस बात को सोचकर ही मैं 18 साल 3 महीने 4 महीने मेरी उम्र रही तो मुझे नौकरी लगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब मैं नौकरी में ज्वाइन हुआ तो मेरा जो सुपरवाइजर था उससे थोड़ा सा जूनियर आदमी था पार्टी, उसको जिम्मेदारी लगाई कि आदमी को ट्रेनिंग दो, सरकार का काम कैसे किया जाता है। तो वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा 10 बजे से 6 बजे सरकारी ट्रेनिंग, और 6 बजे के बाद पहले ही दिन वो मार्क्सर की मीटिंग में गए। सरकार ने मुझे एक ट्रेनिंग देने के लिए कहा था, वो पार्टी ने मुझे 2 ट्रेनिंग दे, एक सरकार एक मार्क्सर, पहले दिन से लगे। अब उस समय से 18 साल 3 महीने का मेरी उम्र थी, क्योंकि हमारे देश में 18 साल के उम्र के व्यक्ति को नौकरी मिलती है कानून, मुझे भी मिली। मेरिट का स्टूडेंट था, इसलिए बगैर परीक्षा के मुझे नौकरी मिली। अभी मैं मैदान में परीक्षा दे रहा हूं, उस समय तो पहली परीक्षा में मैं पास हो गया था, इसलिए परीक्षा लिए बगैर ही मुझे नौकरी पर रख लिया था। 18 साल 3 महीने का लगभग मेरी उम्र थी। आज 65वां साल चल। अभी हमारा ये ईवीएम जवान है, देखे जवान गाड़ी से उतर रहा था तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मदद करने के लिए हाथ दिया है। मैंने कहा मैं अभी नहीं हुआ मैं 20 साल और लड़ने के लिए जंगे मैदान में हूं अभी। हमारे देश में 60 साल या 58 साल में रिटायरमेंट की उम्र होती है ना। मैं रिटायर्ड हुआ हूं, रिटायर्ड हुआ हूं, अभी मैं जंगे मैदान में हूं। और ये जंगे मैदान की लड़ाई 1848 से शुरू हुई, ये अभी नहीं चल रही है। 1848 से शुरू हुई, 1848 से लेकर 1948 100 साल, और फिर 2000 यानी 152 साल, 152 में 22 साल मिलाओ, 174 साल लगभग हो रहा है, पौने 200 साल का लगभग समय हो रहा है। लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई केवल हमारे समय में नहीं चल रही है। ज्योतिराव फुले की जिंदगी लगी, उसकी मिसेज सावित्रीबाई फुले की जिंदगी लगी, छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर संस्थान के राजा थे, उनकी जिंदगी लगी, बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी लगी, पेरियार रामस्वामी की जिंदगी लगी। 1916 से लेकर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी लगी। उसके बाद
दीना भाना जी की जिंदगी लग गई, काशीराम जी की जिंदगी लग गई, खाबड़े साहब की जिंदगी लग गई। खाबड़े साहब 2000 में उनका मृत्यु हो गया। 2000 से मेरी जिम्मेदारी, 2000 से मैं देख रहा हूं, जब मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वाम सेवक संगठन था। अब 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में संगठन पैदा हुआ। विशाल संगठन खड़ा हो गया है। गिनती कर लो, 65 साल में से 18 साल 3-4 महीने निकाल लो तो बचे हुए साल जो है 3 साल से लड़ रहा। और अभी आने वाले समय में 20 साल तक ये लड़ाई लोग लड़े। अब ये 20 साल में ये ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य मालूम है ना? बंगाल के लोगों को मालूम नहीं है। बंगाल में क्या होता है मालूम है? हरि बोल। मैं जिस राज्य में जाता उसका जानकारी रखता हूं। राम सत्य बंगालियों को समझ नहीं आता, तो दूसरा नाम होगा तो पता क्या चलता है, क्या चलता है? हरि बोल। तो ये लड़ाई जो है ये अभी हमारी जिम्मेदारी हमारे पुरखों ने लगाई कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी इस मामले को रफा दफा तो बहुत हो गया, इसको खत्म कर देना। इतना काम हमारे पुरखों ने कर दिया, अभी हमारे हिस्से में इसको रफा दफा करने के लिए इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया, लगभग 8-10 राज्यों के हमारे कार्यकर्ताओं को आईबी का टेलीफोन आया। आईबी जानते हो क्या है? हमारे लोगों को आईबी का मतलब नहीं मालूम क्या है। एक तो रॉ होता है, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्ट 9 बजे सवेरे प्रधानमंत्री के टेबल पर डेली रिपोर्ट देता है। रॉ, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और दूसरा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डेली 9 बजे तक देश के इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स का रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 9 बजे के पहले दिया जाता है। वो आईबी के 8-10 स्टेट के हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन आया। आंदोलन हमारा इतना विशाल हो गया है कि उसको मॉनिटर करने का काम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लेवल पर हो रहा है। समझ आया? हमारे लोगों को समझने में देर से आया, हमारे लोगों को समझने में देर से आया। एक तो होता है ट्यूबलाइट। आप जब बटन दबाते हो तो ट्यूबलाइट कैसे जलता है? आप देखो ट्यूबलाइट कैसे जलता है। जलता है। दूसरा है बल्ब, बटन दबा एकदम ऑन। बल्ब जो होता है वो एकदम ऑन हो जाता है बटन दबाते ही। अब ट्यूबलाइट जो है ऐसे, हमारे लोगों का दिमाग ट्यूबलाइट उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए बता रहा हूं। मेरे से ज्यादा हमारे लोगों को कौन जानता भाई? मेरे से ज्यादा नहीं जानता कोई। मैं 31 राज्यों में अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले जिनकी भाषा मैं नहीं जानता और मेरी भाषा वो नहीं जानता, मगर मैं उनको जानता, उनके मनोविज्ञान को जानता, उनके काम के उनके इतिहास को जानता और उसके आधार पर बता रहा हूं, उस जानकारी के आधार पर बता रहा हूं।
कि आज के तारीख में इतना विशाल संगठन हमने बनाया जिंदगी लगाकर। सेंट्रल गवर्नमेंट में आरएसएस की बैकिंग वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और प्रधानमंत्री लेवल पर हमारे आंदोलन को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके ताकत का आप लोगों को अंदाजा आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं और पब्लिक में बोल रहा हूं। हाँ भाई, रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड करो, ऑन रिकॉर्ड समझते हो। बहुत सारे लोग बोलने वाले क्या बोलते, इसको दिखाना बोल रहा हूं मगर दिखाना। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करो और जिसको दिखाना चाहिए दिखाओ। खुद बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री के लेवल पर हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस ताकत को, हमारी शक्ति को मॉनिटर किया जा रहा है। इसका मतलब है उनकी व्यवस्था को आज केवल हमारी वजह से रहता है, बाकी किसी ऐरे गहरे नथु खैरे की वजह से कोई खतरा नहीं है। किसी से खतरा नहीं है उनको, हमारी वजह से खतरा है। मैं आंदोलन में भारत बंद करने के लिए हमारी ताकत के रेफरेंस में बताता हूं। संगठित शक्ति के लिए इतने साल लगाए जिंदगी के, इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, भारत बंद के लिए क्या करता हूं आपको समझ में आएगी। आधे घंटे का वीडियो बनाता, सोशल मीडिया में डाल देता, सोशल मीडिया में लोग सुनते हैं, देखते हैं, सारे देश के लोग भारत बंद में लग जाते हैं और मैं आधा घंटे का वीडियो बनाकर सोने के लिए चला जाता। मैं सो सारे देश के लोग जाए, मैं सोने के लिए चला जाता, क्योंकि मैं 45-46 साल तक बहुत कम नींद लिया। मेरा बैकलॉग बहुत बाकी है नींद लेने का। मैं नींद लेने के लिए चला जाता हूं और हमारे लोगों को बहुत नींद नहीं है। तो आधे घंटे का वीडियो बनाकर सारे देश भर में लोग काम पर लग जाते हैं। और हमारा जो दुश्मन है, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हमारे आंदोलन को मॉनिटर कर रहा है, वो रोक लगाने में, आमने सामने की लड़ाई लड़ने में लड़ नहीं सकता हमसे। हमारे दलालों को, हमारे बलों को, हमारे ही समाज के कुछ लोगों को तोड़ करके करने के काम पर लगाते हैं। राम जी सुन रहे हो, आप हिंदी बात करें, इन लोगों को बंगाली बोल रहे, आपको समझ में आ जाएगी हमारी बात कि बंगाली में समझाए। वो आमने सामने आकर हमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे से हमारे लोगों को लड़ा देते। अरे यही लड़ सकते भाई, हम नहीं लड़ सकते। आरएसएस वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं, अरे हमारा कहना आ जाओ, हमें आ जाओ, होने दो दो हाथ। वो बीमार पड़ेगा, बड़ा डर है उनके दिमाग, आते ही नहीं। मैं तो बेमापुरे गांव की जो हमारे पुरखे हैं ना, उसी के तो खानदान का हूं। लकड़ी लेकर भी नहीं चलता सारे दिन। जब भाषण करता हूं, भाषण करने के बाद कुछ मुसलमान मिलते हैं, लेकिन जानिए आपको डर नहीं लगता किस चीज का? ऐसा बोलते हो तो हम तो बहुत सारे मुस्लिम लोग आते मुझे बोलते हैं, या तो मन पर ही बोल देते हो, मुझे तो बहुत डर लगता है। उनको बीमा पड़ेगा मालूम नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को बीमा पड़ेगा मालूम नहीं है। हम उनको कहते हैं, हमें नहीं डर लगता, उनको लगता है। इतनी लकड़ी लेकर भी देश भर में नहीं घूमता हूँ, अकेले घूमता तो बोलते सिक्योरिटी रखो। मेरे 500 पुरखों ने 28,000 को मारा, यही मेरी सिक्योरिटी है और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। वो कागज में जो लिखा है ना, 28,000 को मारा, यही याद आता है। भाई इसी से सिक्योरिटी बजाय
तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 2000 से तो मैं ही इसको लीड कर रहा हूँ। बड़े साहब का देहांत हो गया 2000 में, तब से तो मैं इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचा दिया, ये कहां से कहां पहुंचा है थोड़ा बता, थोड़ा मालूम हो, फैक्ट भी मालूम हो। और फैक्ट क्यों बता रहा हूं, चेक करो। आजकल सोशल मीडिया में एक नया प्रकार चला, फैक्ट चेक। एक सोशल मीडिया में ये बोला जा रहा है फैक्ट हो कि नहीं, बराबर इंजीनियर साहब जो बैठे लोग वो इंजीनियर साहब उनको मालूम है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है। फैक्ट चेक तो जो बोला जाता है वो फैक्ट है या नहीं, चेक करने का सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को फैक्ट करने के लिए फैक्ट बताता हूं, चेक करो। 5 मार्च 2019 को आरएसएस बीजेपी के लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके आरक्षण को खत्म करने का मामला चलाया, तो हमने भारत बंद कर दिया। 200 पॉइंट रोस्टर की बात लागू कर दी और नरेंद्र मोदी को हमने संसद में कानून बनवाकर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया। नरेंद्र मोदी जानते हो, नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं किया, पार्लियामेंट में कानून पास किया, संविधान संशोधन किया। पूरे लोगों को पता है संविधान संशोधन कैसे होता है भारत के संविधान के अनुसार। लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से संविधान संशोधन करना पड़ता है। ये हमने नरेंद्र मोदी से करवाया। जो नरेंद्र मोदी किसानों के तीनों कानून वापस ले लिया, मगर किसानों से आखिर तक बात नहीं। तीनों कानून पीछे ले लिया, मगर किसानों से नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई बात नहीं। इतना अकड़ समझते हो, बहुत अकड़ता है, अकड़ता समझते हो, बहुत अकड़ता है। मैं देहाती आदमी हूं, थोड़ा देहाती उदाहरण। हमारे गांव में, देहात में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, वो तो थोड़ा घी लगा। मरे हुए आदमी के हाथ पैर को घी लगाते, नहीं तो वो साले घी नहीं लगाएंगे और सीढ़ी पर बिठा देंगे तो उठाने के बाद अपन चला ऐसा खड़ा हो, मरा हुआ आदमी ऐसा खड़ा हो जाएगा, भूत जिंदा नहीं हो गया। हमारे लोगों के दिमाग में भूत घुसा हुआ है तो डर जाता है, अरे भूत तो नहीं चला, तो सोचते धीरे धीरे नरम करो। तो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, अरे आप नरेंद्र मोदी मरा हुआ है, वो तो धन का भाषण करता है, देश का प्रधानमंत्री है, देश को चलाने का काम करता है, विदेशों में जाता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और जब लंदन जाता है, न्यूयॉर्क जाता है, वाशिंगटन जाता है, तो वहां के लोग कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री आया। वो नहीं कहते भाजपा का प्रधानमंत्री आया, क्या कहते, भारत का प्रधानमंत्री आया। यदि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, किसानों का भी तो है, किसानों का भी तो है। यदि नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता की होती, बात की होती, डायलॉग किया होता, संवाद किया होता, उसकी इज्जत घट जाती है, उसकी इज्जत घट जाती नहीं। डायलॉग नहीं करता है, इतना आंकड़ा है। इसलिए बता रहा हूं, मरा हुआ आदमी देहात में करके बहुत, तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि ये नरेंद्र मोदी को मरा हुआ कह रहे भाई, ये कोई हजम नहीं होगा। तो हम हमेशा बगैर सबूत के कोई बात नहीं कर रहा, जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आपको इसका सबूत चाहिए, इसका भी सबूत दे देता हूं।
नरेंद्र मोदी कहता है मैं पिछड़े वर्ग का हूं, नरेंद्र मोदी कहता है मैं ओबीसी का हूं, नरेंद्र मोदी कहता है मैं चाय बेचने वाला हूं, कहता है। फिर भी उसने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं की और ना करने के लिए हलफनामा दाखिल कर दिया कि नहीं करो। ओबीसी का यार, ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है, पिछड़े वर्ग का आदमी पिछड़े वर्ग के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है। तो नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने आवाज नहीं लगाई, नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने आवाज नहीं लगाई। आपको बताता हूं ज़मीर क्या है, तो हमारे लोगों को ज़मीर नहीं समझ में आता, आप बता देखो, आपको समझ में आया, सबूत भी हो गए। देखो ज़मीर कैसे बोलता है। अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू ओबीसी का है, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है तू चाय बेचने वाला है, फिर तूने ओबीसी के अपने ही जाति बिरादरी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। ये तो हमें ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी कोई आवाज नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी के ज़मीर ने ऐसी आवाज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का ज़मीर मरा हुआ है। आवाज कहां से लगा? नरेंद्र मोदी का ज़मीर मरा हुआ है। और जानते हो जिसका ज़मीर मरा हुआ होता है जिंदा नहीं होता है, वो चलती फिरती लाश होती है। प्रधानमंत्री ओबीसी का हलफनामा ओबीसी के विरोध में, तो स्वाभाविक बात तो है, नेचुरल बात तो है। कैसे नहीं है आपको पता? गधे से गधा आगे ऐसा होता नहीं, गधे से गधा, गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। एग्जाम्पल, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी लेकर कहो ये तुम्हारा पैर है, ये कुल्हाड़ी से काट। गधे से गधा क्या कहते हैं? गधे से गधा, गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं, ये अपने ही हाथों से अपना पैर काट, इतना गधा। जब गधे से गधे आदमी को इतनी अकल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकल नहीं, तो उसको समझ में नहीं आता, इस वजह से उसने हलफनामा दाखिल कर दिया। ऐसे कहा जा सकता है? जितना वामन मेश्राम को समझ में आता है कम समझ में नरेंद्र मोदी को नहीं आता है, ज्यादा ही आता है। अच्छा, ज्यादा क्या आता है? वामन मेश्राम से ज्यादा समझ क्या है नरेंद्र मोदी के पास? जानते हो ज्यादा? अभी बताता हूं, ज्यादा समझदारी नरेंद्र मोदी के पास क्या है मेरे से। वामन मेश्राम की तरह अगर बोलते रहेंगे तो सड़कों पर जिंदगी भर घूमना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। है तो समझा? वामन मेश्राम की तरह अगर बोलते रहेंगे तो वामन मेश्राम की तरह सड़कों पर देश भर में घूमना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नहीं बना। ये समझदारी वामन मेश्राम से ज्यादा है। आया तो समझ में? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, सारी बात समझ में आ जाए, इतना आसान तो है। और अगर मेरे से ज्यादा ही आपको समझ में आ गया होता तो फिर तुम्हारे में से कोई आदमी एक नेशनल प्रेसिडेंट बन जाए, बन सकते हो। उसके लिए समय लगाना पड़ता है। कोई आदमी जिंदा जन्म से लेकर कोई योग्यता लेकर तो आता नहीं, तो जन्म आधारित सिद्धांत ब्राह्मण का है, तो नहीं मानते। गुण और कर्म का जो सिद्धांत है, गुण और कर्म, गुण है वो जन्म से नहीं मिलता है, कर्म जो है वो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। पुरुषार्थ समझते हैं? मैंने कुछ दिन पहले भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने एक प्रचार किया था कि देखो हमने संविधान संशोधन करके JNK में 370 लगा दिया।
और वो सारी जमीन जो है भारत के शामिल कर दिया। बोला भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों ने बोला प्रचार करेंगे। तो मैंने पूछा आप लोगों को बता रहे हैं 1947-48 के आसपास की बात है, जब युद्ध हुआ था और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया था, तो JNK के दो हिस्से, एक को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK। भारत कहता है कि कुछ ऐसा हिस्सा JNK का जो पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से कब्जा किया, उसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर। ये तो आजाद हो गया। आप लोगों को कोई जानकारी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बता रहा हूं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है, सामान्य बात नहीं है। भारत उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, अनधिकृत रूप से ऑक्युपाइड की जगह। तो मैंने सवाल पूछा आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि तुमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 1 इंच जमीन भारत में मिलाने का काम किया? बोला देखो, बहुत खास सवाल है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोगों को कहा कि तुम ही कहते हो ना कि ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो उसकी 1 इंच जमीन तुमने भारत में शामिल करने का काम किया? जो पहले से भारत में था उसको 370 बनाकर के फिर शामिल कर दिया। क्या तुम लोग हमको गधा बना रहे हो? अब इतने गधे तो हम लोग रहे नहीं, हमको समझ में नहीं आता। तुम 1 इंच जमीन पाकिस्तान में ऑक्युपाइड की, 1 इंच जमीन पाकिस्तान की भारत में मिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तुम्हारे पास इस तरह का कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो बड़ी ढीले है, बड़ी ढीले है इसके पुरुषार्थ। नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के बाद क्या है? पाकिस्तान में फूस के मारे बोलते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान में घूस के मारेंगे। चाइना घुस गए तुम्हारे लिए, क्या कर लिए? जितनी बॉर्डर है ना चाइना की, जितनी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का, इधर हर जगह पर जमीन उन्होंने कब्जा किया। कुछ किया? ये जो पुरुषार्थ ना रखने वाले लोग पाकिस्तान में घूस के मारे, तुम चाइना अंदर घुस गया, अरे तुम कुछ देख रहे हो? गधा सब काम को समझ नहीं आता, समझ में आता है भाई, चाहे दूसरे को ना आए, तो हम मिश्राम को समझ में आता है। हमारे पुरखे जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया सेकंड वर्ल्ड वार, फासिज्म अब डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितनी फौज चाहिए भारत से भेजेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को कहा वर्ल्ड वार में मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। हमारे दिमाग उड़े गांव में लड़ने वाले के लोग थे, वो वर्ल्ड वार में गए है? किसी को पता? मुझे पता होना चाहिए, मुझे है ना पता। पुरुषार्थी लोग हैं, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव है। दुनिया की डेमोक्रेटिक लड़ाई के अंदर भी हमारे लोग खून बहाने के लिए वहां शामिल थे। तुम्हारे पंडित जी थे बोलने के लिए, बातें बखार दी किसी को, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। सर मैं बगैर किसी सबूत के कोई बात नहीं बोलता। उन लोगों को भी मालूम है मैं बगैर सबूत के कोई नहीं बोलता। जब जिस बात का सबूत मेरे पास नहीं होता है मैं लंदन में जाता हूं,
क्योंकि ब्राह्मणों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री लीडर्स मैंने वहां जा गया, अंग्रेजों को कहा कि 200 साल पुरानी मनुस्मृति चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर रेफर करते थे, कहा यहाँ नहीं मिलेगी, कहा कहाँ मिलेगी, कहा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। मैंने पूछा क्यों, हमारे अंग्रेज वहां भी है। मैं वहां ऑस्ट्रेलिया देखा केवल अंग्रेज अमेरिका में नहीं है, अंग्रेज कनाडा में नहीं है, अंग्रेज न्यूजीलैंड में ही नहीं है, अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया में। और वहां से मैंने 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाई, बाबा साहब अम्बेडकर किताबें जो उन्होंने लिखी, रिवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन का रेफरेंस के तौर पर उस मनुस्मृति का रेफरेंस दिया, वो 200 साल पुरानी मनुस्मृति लिखा। क्यों? अगर कोई सबूत मांगता है और हमारे ऊपर कोई एफआईआर दाखिल करती है, तो कोई ब्राह्मण मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं करता है। मानो ये आदमी पागल आदमी है, पहले सबूत के बोलता नहीं है, सबूत नहीं तो पहले सबूत पैदा करता है, उसके बाद में बोलता है इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, कोर्ट में केस करेंगे, जज के मुंह पर फेंक के मारेगा, सबूत खत्म हो जाएगा। मेरे बनना कोई लेता नहीं है। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, मैं भी नागपुर से आया भाई है, मैं उसको नहीं जानता हूं तो किसको जानता हूं? उनका हेडक्वार्टर हमारे 10 लाख लोगों से घिरा हुआ है, जब जाके जांच करके आ जाओ। मैं नागपुर में जाऊँ और आरएसएस का हेडक्वार्टर देखो और पता करो कि 10 लाख लोग इसके आगे पीछे कौन है। बोलेंगे ओबामा इस्लाम के पागल जाती है, जैसे ओबामा इस्लाम पागल है जैसे वो भी पागल। बाबा साहब अम्बेडकर ने कन्वर्शन करने के लिए नागपुर को चॉइस किया, वो पागलों की वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, मैं भाषण कम और समझाने का काम ज्यादा करता हूं, ताकि जो मैं समझता हूं आपको भी समझ में आ जाए। आपको समझ में आ जाए, 10 लोगों को आप समझदार बनाओ तो काम आसान होगा। अकेला लड़ने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लाखों करोड़ लोगों को इस काम में जुटाना होगा, तब जाकर के सफलता हासिल की जा सकती है, पता नहीं इसलिए बता। और 5 मार्च 2019 में भारत बंद किया, इतनी बड़ी संगठन शक्ति है कि नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया हुआ। दूसरा भारत बंद 29 जनवरी 2020 सीए के विरोध, डेली नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली को सीए 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 सीए। अच्छा देखो तुम्हारा सीए कितना चलता है। तो छोटे पैमाने पर ये सीए क्या समझाने के आसाम में लागू 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू किया। वहां के हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने हमारे वामसेट के लोगों से संपर्क किया, कहा कि हमारी मदद करो। कहा कि हम आसाम में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं, मगर देश में वामसेट मजबूत है, एक आदमी है आपको मदद कर सकता है। क्या कौन है वो आदमी? कहाँ करेगा? जिंदगी में कभी दिल्ली गए कैसे जाए? हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 कार्यकर्ता 5 लोग लेकर आए। मैंने कहा तुम प्रताड़ित हो, आसाम की राजधानी गुवाहाटी में लोगों को इकट्ठा कर सकते हो? कहा कई 4 लोग इकट्ठा किए। उनके सामने जब मैं गया उनको पूछा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जब आंदोलन चल रहा था तब तुम क्या करते थे? एससी एसटी हमारे एससी एसटी जो गधे लोग हमारे गधे लोग बहुत अव्वल तरह के सारे गधे लोग, गधों को पूछा वहां पब्लिकली क्या औकात चाहिए पूछने के लिए? कोई भी आदमी मासिक के सामने इस तरह की बात नहीं कर सकता। मैं पूछा कि जब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन चल रहा था क्या कर रहे थे? हम भी उस आंदोलन की शादी। तो मैंने पूछा इसका मतलब तुम खदेड़ना चाहते थे?
जैसा तुम चाहते थे वो खदेड़ने का 19,48,000 खदेड़ना चाहते थे हो गया, तुम्हारी इच्छा का अनुसार हो गया, तुम अब चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कहा? हमारा ही नंबर लगा। गधे की औरत है क्या कहा? हमारा ही नंबर लगा। हो गया ना गधे की औरत। तुम लोगों के पास की बात बहुत क्रिटिकल मामला है। सुप्रीम कोर्ट में उसमें शामिल हो गया है कि इतना आसान मामला नहीं है, ये तुम नहीं सॉल्व कर सकते। मैं वहां से सीधा दिल्ली आया। दिल्ली आकर 29 जनवरी 2020 को भारत फैला। इस SC ST OBC के लोगों को 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान, 14,48,000 SC ST OBC, 25% मुसलमान, 75% SC ST OBC के लोगों को निकाल दिया। सारे देश के लोगों को ब्राह्मणों ने और मीडिया ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन मुसलमानों के विरोध में है, मगर 75% SC ST OBC को निकाल दिया। क्या प्रचार किया ब्राह्मणों ने? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंदोलन, मुसलमानों को खदेड़ने का आंदोलन, सारे देश भर में प्रचार किया। 75% SC ST OBC को निकाल दिया। समझ में आया? आंदोलन मुसलमानों को खदेड़ने का और निकाला 75% SC ST OBC को। सबक ग्रहण करने के लिए जब भी भारत में कोई मुसलमान विरोधी आंदोलन चलेगा तो लिख लेना, स्टैम्प पेपर पर लिखवा दे, लिख लेना ये SC ST OBC। जो मुस्लिम विरोधी आंदोलन भारत में चलेगा वो मुस्लिम विरोधी आंदोलन नहीं है। अगर है तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर SC ST OBC। मुसलमान 15% है, SC ST OBC 74.5% है। इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मणों की हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। इतने ऊंचाई से गिर जाएगा तो उसकी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा अगर SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो गए भारत में। अगर 15% मुसलमान 100% इकट्ठा हो गए तो 15% मुसलमान के इकट्ठा होने से वो संगठन ब्राह्मणों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जो SC ST OBC के लोग इकट्ठा होने से होता है। तो असली समस्या ब्राह्मणों की असली समस्या मुस्लिम नहीं है। सारे देश के मुसलमान मानते हैं मुसलमान की समस्या, मैं अकेला मानता हूं मुसलमान की समस्या नहीं। सारे देश वो IC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री वो भी मानते, मैं अकेला नहीं। ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या SC ST OBC को, जिसको तो 2,500 साल से ब्राह्मण गुलाम बना करते, अगर वो जाग गए, अगर वो संगठित हो गए, राजनीतिक रूप से जागृत हो गए, संगठित हो गए, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आए। As per the provision of the Constitution, कह रहा हूं हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हमारे लोगों के पास पावर है। जो पावरलेस था वो 26 जनवरी 1950 को पावरफुल। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो गया। अगर वो इकट्ठा हो गया, जागृत हो गया, संगठित हो गया, अगर वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया, शासन बन हम लोग समझ नहीं आता। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से